काली लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एथिकल हैकर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो इतना पॉपुलर क्यों है। काली लिनक्स के बारे में बोलने से पहले मैं एथिकल हैकिंग के बारे में बोलना चाहता हूँ, ताकि उन लोगों को आसानी हो जो इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं। हैकिंग कई सालों से चलते आ रहा है। हैकिंग का पहला इंस्टेंस कहीं 1960s के आसपास MIT में रिकॉर्ड किया गया था। तब से लेके आज तक हैकिंग कई डिसिप्लिन्स में इवॉल्व हुआ है। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि हैकिंग होता क्या है। हैकिंग एक प्रोसेस है जिसे हम एक सिस्टम के वल्नरेबिलिटीज के बारे में जान सकते हैं और इन वल्नरेबिलिटीज को यूज करके सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस पा सकते हैं। अगर आप एक हैकर बनते हो और किसी सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस पाते हो, तो आप सिस्टम फाइल्स को डिलीट करने से लेके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराने तक का काम कर सकते हो। अभी आप सोच रहे होगे कि आप किसी भी सिस्टम को हैक करके उसमें स्टोर हुई गई सारे इंफॉर्मेशन को देख सकते हो, पर आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैकिंग इलीगल है। और अगर आप किसी सिस्टम या नेटवर्क को हैक करोगे तो आप जेल जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे हैकर्स हैं जिन्होंने सिस्टम या नेटवर्क को हैक किया है और वो जेल भी गए हैं। पर अगर आप परमिशन के साथ हैक करते हो तो हैकिंग लीगल होता है। बहुत सारे कंपनीज कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं ताकि वो कंपनी के सिस्टम और नेटवर्क में वल्नरेबिलिटीज पहचान सके। इसके बाद कंपनीज उन वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करते हैं। ये सारा प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी का नेटवर्क उन हैकर से बचे जो मलिशियस इंटेंट के साथ हैक करते हैं। इन कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को एथिकल हैकर बुलाया जाता है और इस प्रोसेस को एथिकल हैकिंग। चलिए मैं अब इस वीडियो प्रेजेंटेशन का एजेंडा बता देता हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा कि काली लिनक्स क्या है और काली लिनक्स को क्यों यूज करना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कमांड लाइन एसेंशियल्स के बारे में, जो एक एथिकल हैकर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और फिर मैं आपको प्रॉक्सी चेंज और मैक चेंजर के बारे में बताऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि इन टूल्स को यूज करके आप कैसे एनोनिमस रह सकते हो। तो पहले हम जानेंगे कि काली लिनक्स क्या है। काली लिनक्स एक डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो खासकर पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए बनाया गया है। काली लिनक्स में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टास्क जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी रिसर्च, कंप्यूटर फोरेंसिक्स और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। काली लिनक्स को ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने डेवलप किया था, जो एक लीडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग कंपनी है, और इसे रिलीज 13 मार्च 2013 को किया गया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को फंड और मेंटेन भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी करती है। अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हो तो काली लिनक्स आपके लिए एक बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम है। मगर इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को छोड़कर आप काली लिनक्स क्यों यूज करें, इसे जानने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि काली लिनक्स यूज करने के फायदे क्या है। काली लिनक्स यूज करने का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि उसमें बहुत सारे इनबिल्ट टूल्स हैं। आप इन टूल्स को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, पर जब ये सारे टूल्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल रहा है तो कोई इतना तकलीफ क्यों उठाए। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि काली लिनक्स में कितने सारे टूल्स हैं। ये रहा काली लिनक्स का होम स्क्रीन। यहाँ मैं एप्लीकेशंस पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे कैटेगरीज है एथिकल हैकिंग के, और हर एक कैटेगरी में बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हमें पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक्स, एक्सप्लॉइटेशन, स्निफिंग, स्पूफिंग, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज है। और हर एक कैटेगरी के लिए बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। काली लिनक्स को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें एथिकल हैकिंग के लिए चाहिए हुए लगभग सारे टूल्स मौजूद है। मुफ्त की चीजें किसे नहीं पसंद। काली लिनक्स यूज करने का दूसरा रीजन ये है कि इसे डाउनलोड करने के लिए या यूज करने के लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। जब इतना पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्री में मिल रहा है तो आप कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज करोगे। अगला रीजन ये है कि काली लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है और आप इसको चेंज करके यूज कर सकते हो। काली लिनक्स का ओपन सोर्स होने का एडवांटेज ये है कि जब आप एक एथिकल हैकर बन जाओगे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको बदल कर यूज कर सकते हो। अगला रीजन ये है कि काली लिनक्स अलग अलग वायरलेस डिवाइस को सपोर्ट करता है। एक नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस यूज करना पड़ सकता है, और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सिस्टम इन डिवाइसेस को सपोर्ट करे। काली लिनक्स लगभग सारे वायरलेस डिवाइसेस को सपोर्ट करता है और दूसरे डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल होने में मदद भी करता है। काली लिनक्स बहुत कस्टमाइजेबल है। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो ताकि आपको यूज करने में आसानी हो। काली लिनक्स यूज करने का अगला रीजन ये है कि इसका कर्नल कस्टमाइजेबल है और वायरलेस इंजेक्शंस को सपोर्ट करता है। काली लिनक्स के कर्नल में लेटेस्ट इंजेक्शन पैकेज मौजूद है जिसे वायरलेस असेसमेंट करने में मदद मिलती है। ऐसे ही काली लिनक्स यूज करने के बहुत सारे रीजंस हैं जो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ कमांड लाइन एसेंशियल्स के बारे में। इस पार्ट में मैं आपको कमांड लाइन्स के बेसिक्स बताऊंगा। एक एथिकल हैकर के लिए कमांड लाइन यूज करना अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि काली लिनक्स के लगभग सारे टूल्स कमांड लाइन से यूज किया जाता है। इस पार्ट में मैं आपको कमांड लाइन के बेसिक्स बताऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि कमांड लाइन यानी काली लिनक्स के टर्मिनल को आप कैसे यूज कर सकते हो। पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और पहला कमांड जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ वो है pwd कमांड। pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और जब मैं ये कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा तो वो उस डायरेक्टरी का नाम दिखाएगा जिसमें मैं प्रेजेंटली हूँ। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एंटर प्रेस करके। तो इसका मतलब ये है कि मेरा टर्मिनल रूट डायरेक्टरी के अंदर है। अगर मुझे जानना है कि रूट डायरेक्टरी के अंदर कौन से फाइल्स हैं, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा ls कमांड, जो फाइल्स को लिस्ट करेगा। ls और एंटर दबाता हूँ। ये रहे उन फाइल्स का नाम जो रूट डायरेक्टरी में प्रेजेंट है। ls कमांड या कोई भी कमांड हो, उसे अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है और अलग अलग ऑप्शंस के साथ यूज किया जा सकता है। अगर आप किसी कमांड को पहली बार यूज कर रहे हो या फिर आपको जानना है कि उस कमांड के साथ क्या क्या ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो, तब आप हेल्प का मदद ले सकते हो। तो हेल्प एक ऑप्शन है जिससे कमांड के बारे में डिटेल्स मिलता है। तो अगर मुझे जानना है कि ls कमांड में कौन से ऑप्शंस के साथ और कैसे कैसे यूज कर सकता हूँ, तो मैं टाइप करूंगा ls स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प और मैं एंटर दबाऊंगा। यहाँ मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं और ये सारे जो हाइफन के बाद जो अल्फाबेट्स है, ये है वो ऑप्शंस जिसे मैं ls कमांड के साथ यूज कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन दिखाता हूँ जो है हाइफन l, जो लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट है। तो मैं पहले इस स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। मैं टाइप करता हूँ क्लियर और एंटर। अभी ls हाइफन l टाइप करूंगा। यहाँ मुझे इस लास्ट कॉलम में फाइल्स के नाम दिखाई दे रहा है और इससे पहले बहुत सारे डिटेल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं एक एक करके आपको इन कॉलम को एक्सप्लेन करता हूँ। इस पार्ट में जो पहला लेटर है वो फाइल का टाइप बताता है। और फॉर एग्जांपल ये डेस्कटॉप ले लेते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पे डेस्कटॉप क्योंकि एक डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे लेटर डी से इसे इंडिकेट किया गया है। और अगले जो लेटर्स है वो है इस फाइल का परमिशन। नेक्स्ट कॉलम मुझे नंबर ऑफ लिंक्स दिखाता है। अगला कॉलम दिखाता है इस फाइल का ओनर, और ये रूट जो है ये है इस फाइल का ग्रुप। और ये कॉलम इस फाइल का साइज बताता है। ये फाइल साइज हमेशा बाइट्स में होता है और मेरे सिस्टम में डेस्कटॉप जो है वो 4096 बाइट्स का है। ये अगला कॉलम जो है वो है लास्ट मॉडिफिकेशन डेट। अगर मैं किसी डायरेक्टरी या फाइल को मॉडिफाई करता हूं, तो लास्ट जब मैंने ये मॉडिफाई किया होगा वो डेट और टाइम यहाँ पे मौजूद होगा। अभी नेक्स्ट कमांड जो मैं बताने वाला हूँ वो है मेक डायरेक्टरी कमांड, जिसे यूज करके हम एक नया डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक नया डायरेक्टरी जिसका नाम मैं दूंगा टेस्ट और मैं एंटर दबाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ये डायरेक्टरी बना है या नहीं, तो इसलिए मैं यूज करूंगा ls कमांड का। और यहाँ मुझे टर्मिनल पे दिख रहा है कि टेस्ट नाम का एक नया डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है। तो क्योंकि मैं रूट डायरेक्टरी में था जब मैंने मेक डायरेक्टरी कमांड यूज किया, तब टेस्ट डायरेक्टरी जो नया डायरेक्टरी है वो रूट डायरेक्टरी के अंदर फॉर्म हो गया, क्रिएट हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि किसी और डायरेक्टरी में रहकर किसी और डायरेक्टरी के अंदर एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करूं, तो मैं फिर से मेक डायरेक्टरी कमांड यूज करूंगा। और इस एग्जांपल में मैं आपको टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए मुझे टेस्ट डायरेक्टरी का पाथ जानना पड़ेगा। पहले उसका पाथ जानता है, उसके लिए मुझे टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यूज करूंगा cd कमांड जो है चेंज डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम है टेस्ट। मैं एंटर दबाऊंगा और ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि मैं टेस्ट डायरेक्टरी में हूँ। चलिए इस डायरेक्टरी का पाथ फाइंड करता है pwd कमांड यूज करके। मैं एंटर दबाऊंगा। ये रहा टेस्ट डायरेक्टरी का पाथ। फिर से मैं रूट डायरेक्टरी में जाऊंगा और इसके लिए मैं यूज करूंगा cd स्पेस डॉट डॉट। यहाँ पे डॉट डॉट जो है वो प्रीवियस डायरेक्टरी को इंडिकेट करता है। तो क्योंकि टेस्ट डायरेक्टरी का प्रीवियस डायरेक्टरी है रूट, जब मैं cd स्पेस डॉट डॉट एग्जीक्यूट करूंगा कमांड, तब ये फिर से रूट डायरेक्टरी में मुझे लेके जाएगा। मैं एंटर दबाता हूँ और मैं फिर से रूट डायरेक्टरी में हूँ। ये रहा। तो अभी मैं टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करने वाला हूँ। मैं यूज करूंगा मेक डायरेक्टरी कमांड का और टेस्ट डायरेक्टरी का पाथ दूंगा और नया डायरेक्टरी का नाम जो है टेस्ट2, और मैं एंटर प्रेस करूंगा। अभी देखते हैं कि टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर ये नया डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है या नहीं। मैं यूज करूंगा ls कमांड का और टेस्ट डायरेक्टरी का पाथ दूंगा और एंटर। ये रहा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि टेस्ट2 नाम का एक नया डायरेक्टरी टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर फॉर्म हुआ है। मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अगला कमांड जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टेक्स्ट एडिटर्स के बारे में। तो टेक्स्ट एडिटर्स को यूज करके आप एक टेक्स्ट फाइल को बना के उसमें कंटेंट्स ऐड कर सकते हो।
अगर आपको कोई कोड लिखना है, कोई स्क्रिप्ट लिखना है या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको क्रिएट करना है, तब आप टेक्स्ट एडिटर्स का यूज कर सकते हो। तो पहले मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर जो है जी एडिट, उसके बारे में बोलूंगा। तो मैंने जी एडिट टाइप किया और मैं एक फाइल का नाम दूंगा, वो है काली डॉट टेक्स्ट। ये ऐसा काम करता है कि अगर काली डॉट टेक्स्ट नाम का कोई फाइल ऑलरेडी है, तो ये टेक्स्ट एडिटर उसी फाइल को ओपन करता है। और अगर उस नाम का कोई फाइल नहीं है, तो ये एक नया फाइल उस नाम से क्रिएट कर लेता है। मैं एंटर दबाता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया एक नया विंडो में। और क्योंकि ये एक नया फाइल है तो इसमें कुछ भी नहीं है, मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे और इसे सेव करता हूँ और एग्जिट करता हूँ। अभी मुझे जानना है कि काली डॉट टेक्स्ट फाइल के कंटेंट क्या है। इसके लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हैं। और पहला तरीका मैं यूज करूंगा जी एडिट यूज करके, टेक्स्ट एडिटर यूज करके, और फिर से नाम दूंगा फाइल का। एंटर दबाऊंगा और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ओपन होगा और मुझे इस फाइल का कंटेंट दिखाई दे रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि मैं फाइल ओपन ना करके इस फाइल का कंटेंट को देखूं, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा कैट कमांड का। तो कैट क्या करता है, एक फाइल जो भी आप मेंशन कर रहे हो उस फाइल के कंटेंट को टर्मिनल पे ही डिस्प्ले करता है। मैं अभी एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे मुझे काली डॉट टेक्स्ट फाइल का कंटेंट जो है वो मुझे दिख रहा है और इसने फाइल को ओपन नहीं किया है। ज्यादातर एथिकल हैकर्स जी एडिट टेक्स्ट एडिटर को प्रीफर नहीं करते क्योंकि इसमें डिले हो रहा है, और जैसे आपने देखा एक नया विंडो खुल रहा है और थोड़ा सा डिले हो रहा है यूज करने में। और मैं बताता हूँ कि ये क्यों एथिकल हैकर्स इसको प्रीफर नहीं करते। जब भी मैं कुछ हैक कर रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे टाइम होते हैं जब मुझे एक कोड या स्क्रिप्ट जल्द से जल्द लिखना है ताकि मैं उसे एग्जीक्यूट करूँ और किसी सिस्टम या नेटवर्क को हैक करूँ, तब अगर मैं जी एडिट टेक्स्ट एडिटर का यूज करूंगा तो मुझे डिले होता है और टाइम वेस्ट होता है, और इससे मैं बहुत बार फ्रस्ट्रेट भी हो चुका हूँ। तो इसलिए मैं भी प्रिफर करता हूँ कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर। तो मैं आपको एक कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है नैनो। तो नैनो टाइप करता हूँ जो है टेक्स्ट एडिटर, और काली डॉट टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं एक नया विंडो नहीं ओपन हुआ है, बल्कि टर्मिनल में ही ये जो टेक्स्ट एडिटर है वो ओवरलैप हुआ है। और हमने ये भी देखा कि ये ओपन होने में बहुत टाइम नहीं लिया है, इसने फट से टर्मिनल में ही टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। इस फाइल में कुछ और कंटेंट ऐड कर लेता हूँ मैं टाइप करूंगा काली लिनक्स और इसे सेव करके, मैं एग्जिट करूंगा। सेव करने के लिए टाइप करना पड़ेगा कंट्रोल ओ, और एग्जिट करने के लिए कंट्रोल एक्स। और फिर से इस फाइल का कंटेंट देख लेते हैं कैट कमांड यूज करके। ये रहा इस फाइल का कंटेंट। तो इस पॉइंट पे मैं आपको एक ऑपरेटर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है रीडायरेक्शन ऑपरेटर। तो रीडायरेक्शन ऑपरेटर जो है वो ग्रेटर देन सिंबल होता है। और अगर मैं चाहता हूँ कि किसी कमांड के आउटपुट को किसी फाइल में स्टोर करूँ, तब मैं रीडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करता हूँ। तो जब मैं किसी सिस्टम या नेटवर्क को हैक कर रहा हूँ, बहुत बार मुझे उसके लॉग सेव करना पड़ता है किसी फाइल में ताकि मैं उसे बाद में स्टडी कर सकूं। तब मैं रीडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। पहले मैं एक कमांड आपको बताता हूँ जो है एको, और जैसे नाम से पता चल रहा है एको के बाद जो भी आप स्ट्रिंग दोगे वो इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करता है। तो सपोज मैं एको कमांड के आउटपुट को किसी फाइल में स्टोर करना चाहता हूँ, तब मैं यूज करूंगा एको और टाइप करूंगा दिस इज द फर्स्ट लाइन। रीडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करूंगा और फाइल का नाम दूंगा echo डॉट टेक्स्ट। एंटर दबाऊंगा, देखते हैं echo डॉट टेक्स्ट फाइल का कंटेंट क्या है। ये है। तो इससे आपको पता चला होगा कि echo कमांड का जो आउटपुट है वो echo डॉट टेक्स्ट में स्टोर हुआ है। चलिए मैं दूसरा लाइन ऐड कर लेता हूँ इस फाइल में, echo दिस इज द सेकेंड लाइन, और फाइल का नाम echo डॉट टेक्स्ट। एंटर, और कैट कमांड का यूज करूंगा। अभी मुझे सिर्फ लेटेस्ट लाइन जो मैंने ऐड किया है, जो मैंने रीडायरेक्ट किया है, वो दिख रहा है, और पहला जो लाइन मैंने ऐड किया था वो नहीं दिख रहा है। इसे मुझे पता चल रहा है कि जब मैं रीडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करता हूँ तब ये फाइल के कंटेंट को ओवरराइट करता है। पर बहुत बार मुझे पहले के कंटेंट भी चाहिए होते हैं और नया कंटेंट भी चाहिए होता है, तब मैं रीडायरेक्शन ऑपरेटर का एक दूसरा वर्जन यूज करता हूँ जो है डबल रीडायरेक्शन ऑपरेटर। तो इसके लिए मैं दिखाता हूँ एको, फिर से कुछ स्ट्रिंग ऐड कर लेता हूँ और डबल रिडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करता हूं और दूंगा फाइल का नाम जो है echo डॉट टेक्स्ट, और एंटर दबाऊंगा। अभी कैट कमांड यूज करके देखते हैं कि इस फाइल का कंटेंट क्या है। तो अभी जब मैंने डबल रिडायरेक्शन ऑपरेटर यूज किया, तब ये जो लाइन है जो मैंने लेटेस्ट लाइन ऐड किया है वो अपेंड हुआ है और फाइल का कंटेंट ओवरराइट नहीं हुआ है। तो ऐसे आप रिडायरेक्शन ऑपरेटर को यूज करके किसी कमांड का आउटपुट को किसी फाइल में स्टोर कर सकते हो। अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अगला कमांड जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ वो है कॉपी कमांड। तो रूट डायरेक्टरी में ये सारे फाइल्स हैं, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं echo डॉट टेक्स्ट फाइल जो है
उसे टेस्ट डायरेक्टरी में मूव करूं, तब मैं कॉपी कमांड का यूज करूंगा जो है cp, और फाइल का नाम दूंगा echo.txt क्योंकि मुझे इस फाइल को कॉपी करना है, और डेस्टिनेशन होगा टेस्ट, तो मैं इस डायरेक्टरी का पाथ दे देता हूँ और मैं एंटर दबाऊंगा। अभी देखते हैं टेस्ट डायरेक्टरी का कंटेंट क्या है। इसके लिए ls कमांड यूज करूंगा और टेस्ट डायरेक्टरी का पाथ दूंगा और एंटर। ये रहा, echo.txt फाइल जो है वो टेस्ट डायरेक्टरी में कॉपी हो गया है। पर कई बार मुझे कॉपी नहीं करना होता है, मुझे मूव करना होता है। मतलब सोर्स में ये फाइल नहीं रहना चाहिए और सिर्फ डेस्टिनेशन में ये फाइल रहना चाहिए, तब मैं मूव कमांड का यूज करता हूँ। तो मूव कमांड के लिए mv टाइप करूंगा और मैं काली डॉट टेक्स्ट फाइल जो है उसे मूव करूंगा। तो इसके लिए दूंगा काली डॉट टेक्स्ट फाइल का नाम और डेस्टिनेशन है रूट और टेस्ट, और एंटर दबाऊंगा। अभी ls कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो रूट डायरेक्टरी में मुझे काली डॉट टेक्स्ट फाइल नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कि टेस्ट डायरेक्टरी में ये फाइल है या नहीं। तो इसके लिए ls रूट और टेस्ट और एंटर। तो यहाँ पे काली डॉट टेक्स्ट फाइल जो है वो रूट डायरेक्टरी से टेस्ट डायरेक्टरी में मूव हुआ है। तो ऐसे कॉपी और मूव कमांड का यूज करके आप फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी को कॉपी या मूव कर सकते हो। अगला कमांड जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ वो है grep कमांड, और grep का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। grep कमांड को यूज करके आप किसी भी टेक्स्ट को फिल्टर कर सकते हो ताकि आपको रेलेवेंट टेक्स्ट या रेलेवेंट डेटा दिखाई दे। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, और एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने थोड़े फाइल्स क्रिएट किए हैं, और पहला फाइल है os.txt। तो मैं उसके कंटेंट दिखा देता हूँ आपको। os.txt ये है os.txt फाइल के कंटेंट, और इसमें मैंने थोड़े बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम दिए हैं, और इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इस फाइल में कितने सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मैं सिर्फ उन लाइंस को प्रिंट करना चाहता हूँ जिसमें विंडोज वर्ड है, तो मैं grep कमांड का यूज करूंगा। मैं grep कमांड यूज करूंगा और क्योंकि मुझे विंडोज वर्ड फाइंड करना है, मैं टाइप करूंगा विंडोज और फाइल का नाम दूंगा os.txt। मैं एंटर दबाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने के लिए grep कमांड का यूज करूंगा, grep linux और os.txt। यहाँ उबंटू, सेंटोस और पैरेट ओएस है, वो भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट सिर्फ मुझे रेड हैट और काली लिनक्स दिखाई दे रहा है। तो grep कमांड सिर्फ टेक्स्ट को मैच करता है, और क्योंकि उबंटू और सेंटोस में लिनक्स वर्ड नहीं है तो ये लाइन डिस्प्ले नहीं हो रहा, और क्योंकि रेड हैट और काली लिनक्स में लिनक्स वर्ड है तो सिर्फ यही लाइंस डिस्प्ले हो रहा है। तो एक और ऑप्शन आप यूज कर सकते हो grep कमांड के साथ जो है -n। तो जब आप इस कमांड को यूज करोगे -n ऑप्शन के साथ, तब आप लाइंस के साथ साथ लाइन का नंबर भी जान सकते हो। मैं फिर से लिनक्स को सर्च करूंगा os.txt फाइल में और एंटर दबाऊंगा। यहाँ मुझे ये लाइंस भी डिस्प्ले हो रहा है और लाइन नंबर भी। grep कमांड को और अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं आप। मैं एक और आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं दिखाता हूँ कि मैंने एक और फाइल क्रिएट किया है जो है fruits.txt, उसका कंटेंट्स दिखा देता हूँ आपको। ये है, यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत फ्रूट्स के नाम टाइप किए हैं। तो मैं grep कमांड यूज करके सर्च करूंगा कि इस फाइल में कौन से फ्रूट्स के नाम है जो लेटर ए से स्टार्ट होता है। इसके लिए मैं यूज करूंगा grep और कैरेट सिंबल का। तो कैरेट एक लाइन के बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, और लेटर ए यूज करूंगा क्योंकि मुझे लेटर है ए मैच करना है, और मैं दूंगा फाइल का नाम जो है fruits.txt। और क्योंकि इस फाइल में सिर्फ एक ही लाइन है जो लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है और जो है एप्पल, तो सिर्फ एप्पल आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं चाहता हूं कि उन लाइंस को डिस्प्ले करूं जो लेटर ई से एंड हो रहा है, तब मैं फिर से grep कमांड का यूज करूंगा, और क्योंकि लेटर ई मैच करना है मैं यूज करूंगा लेटर ई और डॉलर सिंबल। तो यहाँ पे डॉलर सिंबल जो है वो एक लाइन के एंड को रिप्रेजेंट करता है। मैं फाइल का नाम दूंगा जो है fruits.txt और एंटर दबाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे दो फ्रूट्स के नाम दिखाई दे रहे हैं जिसका नाम लेटर ई से एंड होता है। तो ऐसे आप grep कमांड को यूज करके आपके टेक्स्ट को फिल्टर कर सकते हो। इस पॉइंट पे मैं आपको एक और ऑपरेटर के बारे में बताना चाहता हूं जो है पाइपलाइन ऑपरेटर। और पाइपलाइन ऑपरेटर को यूज करके आप किसी भी कमांड के आउटपुट को किसी और कमांड का इनपुट बना सकते हो। तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं। मैं फिर से कैट कमांड यूज करूंगा और fruits.txt फाइल का कंटेंट डिस्प्ले करूंगा। तो ये कैट कमांड का आउटपुट है जो फ्रूट्स का नाम डिस्प्ले कर रहा है, और अभी मुझे इस आउटपुट को grep कमांड का इनपुट बनाना है। तो मैं कैट कमांड यूज करूंगा इसे आउटपुट करने के लिए, और पाइपलाइन यूज करूंगा, फिर यूज करूंगा grep कमांड और फिर से वही पैटर्न यूज करूंगा। तो यहाँ पे पहले कैट कमांड एग्जीक्यूट होगा और इसका आउटपुट जो है वो grep कमांड का इनपुट होगा। तो इसलिए मैं इस फाइल का नाम जो है वो हटा देता हूँ क्योंकि इनपुट ऑलरेडी आ रहा है।
तो मुझे फाइल नेम देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे यहाँ पे फाइल नेम देने की जरूरत नहीं है, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे फिर से मुझे सेम आउटपुट मिला है। जब भी मैं फाइल का नाम यूज करके ग्रेप कमांड यूज करता हूँ, और जब किसी और कमांड के आउटपुट को ग्रेप कमांड का इनपुट बना के फिल्टर करता हूँ, दोनों बार मुझे सेम आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो ये है ग्रेप कमांड को यूज करने के अलग अलग तरीके। अगला कमांड जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ वो है chown, जो है चेंज ओनरशिप का। और इसका सिंटैक्स ये है, पहले chown टाइप करेंगे, फिर उसके बाद टाइप करूंगा मैं ओनर, और उसके बाद ग्रुप। और ओनर और ग्रुप को कोलन से सेपरेट करना पड़ता है। और फिर मैं दूंगा फाइल का नाम, मैं दूंगा echo.txt और एंटर दबाऊंगा। तो देखते हैं echo.txt फाइल का डिटेल्स ls कमांड यूज करके, और फाइल का नाम दूंगा। तो यहाँ पे ओनर है रूट और ग्रुप भी है रूट। तो ऐसे आप यूज करके, अगर आपके सिस्टम में कोई और यूजर है या कोई और ग्रुप है और आप एक फाइल का ओनरशिप चेंज करना चाहते हो, तब आप चेंज ओनरशिप कमांड जो है chown कमांड को यूज करके आप इसे कर सकते हो। अगला कमांड है chmod, जिसे यूज करके आप किसी भी फाइल का परमिशन को चेंज कर सकते हो। तो पहले मैं परमिशन दिखा देता हूँ एक फाइल का, echo.txt फाइल का। तो ये रहा इस फाइल का परमिशन, और ये क्या इंडिकेट करता है मैं वो बता देता हूँ। तो पहला 3 लेटर जो है वो ओनर का परमिशन डिस्प्ले करता है। तो इसका मतलब है ओनर को रीड राइट परमिशन है, पर एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। ग्रुप यूजर्स को सिर्फ रीड परमिशन है, और अदर यूजर्स को सिर्फ राइट परमिशन। तो मैं चाहता हूं मैं इस फाइल को ग्रुप के लिए और अदर यूजर्स के लिए भी राइट परमिशन ऐड करूं। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा chmod कमांड। और ग्रुप का परमिशन चेंज करना है तो G, और अदर यूजर्स का परमिशन चेंज करना है तो टाइप करूंगा O। क्योंकि परमिशन ऐड करना है, मैं यूज करूंगा एडिशन सिंबल। और इसके बाद राइट परमिशन ऐड करना है, और राइट परमिशन रिप्रेजेंट होता है लेटर W से, तो इसलिए लेटर W और फाइल का नाम, और एंटर दबाऊंगा। तो अभी फिर से चेक करते हैं इस फाइल का परमिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदर यूजर्स और ग्रुप यूजर्स के लिए राइट परमिशन ऐड हो गया है। अभी मैं चाहता हूँ कि अदर यूजर से रीड परमिशन हटा दूं, तो इसके लिए मैं फिर से chmod कमांड का यूज करूंगा। और अदर यूजर से हटाना है तो O, और क्योंकि मुझे परमिशन निकालना है मैं यूज करूंगा माइनस सिंबल। और रीड परमिशन हटाना है, और रीड परमिशन रिप्रेजेंट होता है लेटर R से, तो लेटर R। फिर से फाइल का नाम, और एंटर दबाऊंगा। चलिए मैं आपको फिर से इस फाइल का परमिशन डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अदर यूजर से रीड परमिशन जो है वो हट गया है। तो ऐसे आप chmod कमांड को यूज करके अलग अलग फाइल के या डायरेक्टरी के परमिशंस को चेंज कर सकते हो। अगला कमांड मैं बताऊंगा रिमूव कमांड, जो किसी फाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करने में मदद आएगी। तो मेरे रूट डायरेक्टरी में ये सारे फाइल्स हैं। मैं echo.txt फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यूज करूंगा rm कमांड, और फाइल का नाम दूंगा जो है echo.txt, और एंटर दबाऊंगा। भी चेक करता हूँ ये फाइल डिलीट हुआ है या नहीं। तो ये फाइल echo.txt जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये डिलीट हुआ है। अभी मैं चाहता हूँ कि टेस्ट डायरेक्टरी जो है वो भी मैं डिलीट करूँ। तो इसके लिए फिर से रिमूव कमांड यूज करूंगा, और डायरेक्टरी का नाम दूंगा टेस्ट, और एंटर। यहाँ मुझे एरर दिखाई दे रहा है और बोल रहा है कैन नॉट रिमूव टेस्ट बिकॉज इट्स अ डायरेक्टरी। तो आप सिर्फ रिमूव कमांड यूज करके एक डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो आप रिमूव कमांड के साथ एक और ऑप्शन का यूज करोगे जो है -r, जिसका मतलब है रिकर्सिव डिलीट, और फिर डायरेक्टरी का नाम दोगे। और मैं अभी एंटर प्रेस करूंगा। अभी चेक करते हैं कि टेस्ट डायरेक्टरी जो है वो डिलीट हुआ है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टेस्ट डायरेक्टरी भी डिलीट हो गया है। तो ये रहे काली लिनक्स के बहुत ही बेसिक कमांड्स। आप और कमांड्स जानने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में चेक कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है प्रॉक्सी चेन्स। जैसे नाम से पता चल रहा है, प्रॉक्सी चेन्स प्रॉक्सी का चेन है। तो पहले मैं बताता हूँ कि प्रॉक्सी क्या होता है। आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपको पता है कि जब भी आप एक वेबसाइट खोलते हो तो बैकएंड में क्या होता है? तो बैकएंड में आपके सिस्टम से एक रिक्वेस्ट जाता है उस वेबसाइट के सर्वर को, और वो सर्वर आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से एक रिस्पॉन्स वापस भेजता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो वेबसाइट का सर्वर आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई कैसे करता है? अगर आपका गेस है आईपी एड्रेस के थ्रू, तो आप सही है। तो वेबसाइट का सर्वर आपके सिस्टम को आपके आईपी एड्रेस के थ्रू रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई करता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका आईपी एड्रेस हिडन रहे, तब आप प्रॉक्सी का यूज करते हो। तो मैं अभी बताऊंगा कि प्रॉक्सी क्या होता है। तो प्रॉक्सी एक ऐसा प्रोसेस है जिसे यूज करके आप अपने सिस्टम से रिक्वेस्ट डायरेक्टली वेबसाइट या टारगेट के सर्वर को भेजने के बजाय किसी और इंटरमीडिएट सर्वर के थ्रू भेजते हो। और इस इंटरमीडिएट सर्वर को प्रॉक्सी सर्वर बोला जाता है।
तो प्रॉक्सी चेन एक ऐसा टूल है जिसे यूज करके आप किसी भी टीसीपी कनेक्शंस को टॉर सर्वर, सॉक्स 4, सॉक्स 5 या एचटीटीपी प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू फोर्स कर सकते हो। जब आप प्रॉक्सी चेंज यूज करते हो तब रिक्वेस्ट आपके सिस्टम से लेके बहुत सारे इंटरमीडिएट सर्वर्स या प्रॉक्सी सर्वर्स के थ्रू टारगेट सिस्टम को पहुंचता है और इसके मदद से आपका आईपी एड्रेस हिडन रहता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रॉक्सी चेन काम कैसे करता है और इसे कैसे आप काली लिनक्स में यूज कर सकते हैं। प्रॉक्सी चेन को यूज करने के लिए हमें टॉर सर्विस की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आपको टॉर सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके लिए कमांड आप यूज कर सकते हो sudo apt get install tor। क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी टॉर सर्विस इंस्टॉल है तो मैं इसे एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, पर अगर आपके सिस्टम में टॉर सर्विस इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ये कमांड और इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इस स्टेप को स्किप करता हूँ। अगला स्टेप जो मुझे करना है वो है प्रॉक्सी चेन के कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एडिट करना। तो इसके लिए मैं उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करता हूँ और वो फाइल है etc डायरेक्टरी में और फाइल का नाम है प्रॉक्सी चेन्स। मैं एंटर दबाऊंगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिटेल्स, बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो पहला जो चेंज आपको करना है वो है डायनेमिक चेन जो है उसके पहले जो हैश सिंबल है उसे हटाना, मतलब डायनेमिक चेन को एनेबल करना, और स्ट्रिक्ट चेन के पहले हैश सिंबल को ऐड करना, मतलब स्ट्रिक्ट चेन को डिसेबल करना। तो मैं आपको बताता हूँ कि डायनेमिक चेन और स्ट्रिक्ट चेन होता क्या है। तो जब आप एक प्रॉक्सी चेन यूज करते हो तो आपका रिक्वेस्ट बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर्स के थ्रू जाता है, और अगर आप प्रॉक्सी चेन डायनेमिक चेन के थ्रू यूज करते हो तो अगर एक भी प्रॉक्सी सर्वर या कोई भी प्रॉक्सी सर्वर ऑफलाइन है तो ये उस सर्वर को स्किप करके अगले सर्वर को आपका रिक्वेस्ट भेजता है। और जब आप स्ट्रिक्ट चेन यूज करोगे तब ये बहुत ही जरूरी है कि सारे के सारे प्रॉक्सी सर्वर्स ऑनलाइन रहे, और अगर एक भी प्रॉक्सी सर्वर ऑफलाइन है तो ये प्रॉक्सी चेन जो है वो फेल हो जाता है। तो इसलिए मैंने डायनेमिक चेन एनेबल किया है। और अगर आप इस फाइल के एंड को स्क्रॉल करोगे तो आपको प्रॉक्सी टाइप, प्रॉक्सी सर्वर के आईपी एड्रेस और पोर्ट दिखाई देगा। अगर आप इसको पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये जो लाइन है, जो पहले का लाइन है, वो दिखेगा। मैंने बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर्स को ऐड किया है यहाँ पे, और मैं वो भी दिखाता हूँ कि आप कैसे प्रॉक्सी सर्वर के आईपी एड्रेस और पोर्ट को फाइंड कर सकते हो। तो मैं वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ। यहाँ मैं सर्च करूंगा प्रॉक्सी सर्वर्स लिस्ट और इसे सर्च करूंगा मैं। ये बहुत सारे लिस्ट दिखाएगा और लिंक्स भी दिखाएगा। तो मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ, फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। यहाँ पे आप प्रॉक्सी सर्वर्स फ्री के भी यूज कर सकते हो और पेड प्रॉक्सी सर्वर्स भी यूज करते हो। तो मैं डेमो के लिए फ्री प्रॉक्सी सर्वर्स आपको दिखा रहा हूँ। आप स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर्स के आईपी एड्रेस और पोर्ट और बहुत सारे डिटेल्स आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि और सारे प्रॉक्सी सर्वर्स को ऐड करें तो आप यहाँ से उस आईपी एड्रेस और पोर्ट को आपके प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एंटर कर सकते हो। तो डेमो के लिए बस इतने प्रॉक्सीज काफी है, तो मैं इसे एग्जिट करता हूँ इस फाइल को। अभी मैं प्रॉक्सी चेन रन करूंगा, तो इसके लिए टाइप करूंगा प्रॉक्सी चेन्स और फायरफॉक्स ब्राउजर को ओपन करूंगा। आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, और ओपन करूंगा एक वेबसाइट जिसका यूआरएल है duckduckgo.com। एंटर। तो ये मैं इस ब्राउजर को मिनिमाइज करता हूँ और टर्मिनल पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा रिक्वेस्ट जो है वो इन प्रॉक्सी सर्वर्स के थ्रू रीडायरेक्ट होके जा रहा है, और ये चेन की तरह चल रहा है। आप देखोगे कि जो भी रिक्वेस्ट जा रहा है वो चेन के थ्रू, जो भी मैंने प्रॉक्सी सर्वर्स ऐड किए हैं, आईपी एड्रेस हो या पोर्ट, उसके थ्रू ये जा रहा है। तो ऐसे आप प्रॉक्सी चेन्स यूज करके आपके अनोनिमिटी को बढ़ा सकते हो और आपके आईपी एड्रेस को हाइड कर सकते हो। जितना ज्यादा प्रॉक्सी सर्वर्स आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपका अनोनिमिटी बढ़ जाएगा। तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है मैक चेंजर। तो मैक चेंजर के बारे में बताने से पहले मैं मैक एड्रेस के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो हर नेटवर्क डिवाइस के लिए यूनिक होता है। और इस मैक एड्रेस को मैन्युफैक्चरर्स असाइन करते हैं ताकि हर एक डिवाइस को यूनिकली पहचान सके। तो जब आप अपने नेटवर्क डिवाइस को यूज करके इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो या किसी भी सिस्टम को रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आपके मैक एड्रेस के थ्रू आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो मैक चेंजर एक ऐसा टूल है जिसे यूज करके आप अपने डिवाइस का मैक एड्रेस को टेम्परेली चेंज कर सकते हो। पहले मैं मैक एड्रेस का फॉर्मेट बताता हूँ। तो मैक एड्रेस का फॉर्मेट है ये। मैक एड्रेस 6 ब्लॉक्स के होते हैं, जिसमें हर एक ब्लॉक में हर एक डिजिट एक हेक्साडेसिमल डिजिट होता है। मैक एड्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट ऑर्गेनाइजेशन, वेंडर या मैन्युफैक्चरर का यूनिक आईडी होता है,
और अगला 3 ब्लॉक जो है वो आपके नेटवर्क कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखते हैं कि मैक चेंजर टूल को यूज करके आप कैसे एक मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हो। तो टर्मिनल में पहले देखूंगा कि मेरे सिस्टम में कौन से नेटवर्क इंटरफेसेस या नेटवर्क डिवाइसेस अवेलेबल है। तो इसके लिए मैं टाइप करूंगा इफ कॉन्फिग और एंटर दबाऊंगा। यहाँ मेरे सिस्टम में मैं देख सकता हूँ कि एक है लूप बैक इंटरफेस और एक है ईथरनेट का जो है ईथ 0। तो मैं ईथ 0 का मैक एड्रेस जो है वो चेंज करूंगा। मैं क्लियर करता हूँ। तो मैक चेंजर टूल को यूज करके मैं देखूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मैक चेंजर टूल के साथ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, वर्जन, शो, परमानेंट, रैंडम और इसके डिटेल्स भी। पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि ईथ 0 इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या है। इसके लिए मैं टाइप करूंगा मैक चेंजर -s जो दिखाएगा मैक एड्रेस क्या है, और फिर मैं दूंगा इंटरफेस का नाम जो है ईथ 0। एंटर दबाऊंगा। यहाँ 2 मैक एड्रेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, करंट मैक और परमानेंट मैक। यहाँ परमानेंट मैक वो मैक एड्रेस होता है जो वेंडर या मैन्युफैक्चरर ने असाइन किया है, और करंट मैक मेरे प्रेजेंट मैक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं अभी ईथ 0 इंटरफेस का मैक एड्रेस को किसी रैंडम मैक एड्रेस को चेंज करूंगा। इसके लिए मैं मैक चेंजर टूल का यूज करूंगा, और ये ऑप्शन होगा -r और इंटरफेस का नाम है ईथ 0 और एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है करंट मैक जो पहले का मैक एड्रेस था, और ये परमानेंट मैक ये तो हमेशा सेम रहेगा। इसके बाद न्यू मैक एड्रेस जो यहाँ पे असाइन हुआ है। फिर से मैं यही कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, -r ईथ 0। यहाँ फिर से ये मैक एड्रेस चेंज होके किसी रैंडम मैक एड्रेस को असाइन हुआ है। तो ऐसे आप मैक चेंजर टूल को यूज करके आपके नेटवर्क इंटरफेस के मैक एड्रेस को आप चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ जब मैं हैक कर रहा हूँ, अगर मुझे चाहिए कि मेरा मैक एड्रेस जो है वो एक स्पेसिफिक वेंडर को रिप्रेजेंट करे या स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट करे, तो मैं मैक एड्रेस के पहले 3 ब्लॉक जो है उसे उस वेंडर का मैक एड्रेस या मैक यूनिक आईडी जो है उसको असाइन करता हूँ। तो मैक चेंजर एक ऑप्शन देता है जिसे यूज करके आप अलग अलग वेंडर्स या मैन्युफैक्चरर के यूनिक आईडी को देख सकते हो। तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको। मैक चेंजर और -el, यहाँ पे मुझे लिस्ट दिखाई दे रहा है बहुत सारे वेंडर्स या मैन्युफैक्चरर्स के, और उनके यूनिक आईडी, उनके मैक यूनिक आईडी भी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि किसी स्पेसिफिक वेंडर या मैन्युफैक्चरर का मैक एड्रेस मैं यूज करूँ, तो पहले के 3 ब्लॉक्स जो है मैं उसे इन मैक एड्रेस को असाइन करूंगा। तो एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और तरीका जो मैक चेंजर टूल को यूज किया जा सकता है, जो मैं हमेशा और बहुत सारे एथिकल हैकर्स भी यूज करते हैं। तो हमेशा मैं ये करता हूँ कि मेरे मैक एड्रेस को मैं फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहता हूँ ऑटोमेटिकली, मे बी 30 सेकेंड्स एवरी 1 मिनट और 10-15 सेकेंड्स, डिपेंड्स ऑन मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखा है, मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ वो। तो यहाँ पे मैंने एक लूप बनाया है while true, ये इनफाइनाइट लूप है, और मैक चेंजर टूल को यूज करके मैं ईथ 0 का मैक एड्रेस रैंडमली असाइन कर रहा हूँ, और मैं ये हर 3 सेकंड को कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैं इस फाइल को रन करूंगा, इस स्क्रिप्ट को, और एंटर। यहाँ जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर 3 सेकंड को मेरा मैक एड्रेस जो ईथ 0 इंटरफेस का है वो चेंज हो रहा है रैंडम मैक एड्रेस को। तो अगर कोई मेरे डिवाइस को ट्रेस करना चाहता है, मेरे इंटरफेस को ट्रेस करना चाहता है, तो ये उसको डिफिकल्ट होगा क्योंकि मेरा मैक एड्रेस हर 3 सेकंड को चेंज हो रहा है। तो ऐसे आप मैक चेंजर टूल को यूज करके आपका अनोनिमिटी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी ये नेटवर्क डिवाइस या इंटरफेस रिबूट होता है, तब इसका मैक एड्रेस फिर से परमानेंट मैक एड्रेस को चेंज हो जाता है। तो एक और ऑप्शन मैक चेंजर टूल देता है जो मैन्युअली हम लोग यूज करके मैक एड्रेस को, उसका परमानेंट मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो ये है परमानेंट। तो मैं ईथ 0 इंटरफेस का मैक एड्रेस को फिर से उसका परमानेंट मैक एड्रेस असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यूज करूंगा -p और इंटरफेस का नाम होगा ईथ 0 और एंटर दबाऊंगा। तो मेरा मैक एड्रेस जो है वो परमानेंट मैक एड्रेस को चेंज हो गया है। तो आपने देखा कि मैक एड्रेस को आप कैसे यूज करके अपना अनोनिमिटी बढ़ा सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, और एथिकल हैकिंग के बारे में और वीडियोस हिंदी में देखने के लिए एड्यूरेका हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिएगा, और मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दूंगा। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन and keep looking out for other videos on ethical hacking. Thank you.